हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 से है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कह लो, क्योंकि ये चैप्टर्स वो चैप्टर्स होंगे इसके बाद वाले आपके सिविक्स की बुक्स के जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं ना, ये आपके बेसिक प्रिंसिपल्स को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम बातें की जाएंगी। इसलिए इस रीज़न से आपको रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद का चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका चैप्टर नंबर 8 जो आपका रूरल लाइवलीहुड्स हैं वो एक चैप्टर, और 9th चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर होगा वो होगा अर्बन लिविंगहुड्स वाला। तो इसके अंदर मैंने ये शेड्यूल नक्की किया हुआ है कि डिसाइड किया है कि मैंने चैप्टर नंबर 6 और 7 में उसको आज दे दूंगा आपको। आज फ्राइडे है और मैं उसको आपको आज का दे दूंगा, और आपको सैटरडे का मतलब कल के दिन आपको मैं दूंगा चैप्टर नंबर 8 और 9। और इसके बाद आपका पूरा का पूरा क्लास 6 का सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों कंप्लीट हो जाएगा। और इन तीनों की नोट्स आपको नीचे सब में आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इनफैक्ट अब तो हमारे पास हमारा खुद का टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसके अंदर आप ज्वाइन होकर वो सारी की सारी नोट्स को जान सकते हो, या फिर उन नोट्स को आप डाउनलोड करके अपने पास सिक्योर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इन नोट्स में कोई और सजेशन होना चाहिए तो प्लीज़ शेयर विथ मी, जिससे कि मैं उसको और इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, और चलो और बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की पूरी चैप्टर की कहानी। किस तरह के चैप्टर शुरू होता है, तो चैप्टर इस तरह से शुरू होता है कि एक मोहन करके एक लड़का होता है, वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो रघु है, रघु ने उसकी साइड की बाउंड्रीज में, जैसे कि ये एक समझ लो, यहाँ मैंने आपको एक इमेज दिखा दिया है। ये इमेज किस तरीके की बताएं, ये एक सपोज लो एक मोहन की है, एक रघु की ज़मीन है, पर उसको बीच की जो ज़मीन दिख रही है ना, द कॉमन बाउंड्री दिख रहा है आपको, जो 1 और 2 के बीच की है, इसको रघु ने थोड़ा शिफ्ट कर लिया। ठीक है, और जब मोहन उससे बात करने गया तो मोहन को उसने मारा। अब ये सारा किस्सा होता हुआ आसपास के लोगों ने देख लिया। अब जब लोगों ने देख लिया तो लोगों ने बोला कि भाई चलो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और पुलिस इस चीज़ का एक चीज़ में डिसीजन लेगी कि भाई को करना क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मोस्ट ऑफली रूरल्स एरिया के अंदर, गांव के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होता है तो वो लैंड डिस्प्यूट है। दूसरा है ज़मीन को लेकर विवाद होता है, जब सगे 2 भाई लड़ते हैं, या फिर किसी ने किसी की ज़मीन के ऊपर बेनामी कब्जा किया होता है। ये 3 मुद्दे गांव और विलेज के एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा चलते हैं। वहाँ आपको कहीं पर अगर सुनने को मिल जाएगा ना कि इस इंसान का मर्डर भी किया है, तो एटलीस्ट द घूम-फिर के पॉइंट वहीं पे आके अटकेगा, क्योंकि ज़मीन की मैटर में लेके किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। समझ में आ गया? इसलिए ज़मीन की मैटर सबसे ज़्यादा रूरल डिपार्टमेंट्स, या कह लो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूरल एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। उसके लिए क्या होता है, तो अब सिंपल सी बात है, रघु और मोहन जाते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, और ग्राम पंचायत में जाके पूरे लैंड की बात को डिस्कस करते हैं। अब होता ये है कि ग्राम सभा कैन सॉल्व द डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ इशू फ्रॉम द पुलिस स्टेशंस। अब ग्राम सभा के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उस पूरे मैटर को जाके बोल देती है कि भाई आप दोनों चले जाओ पुलिस स्टेशन के अंदर, और वहाँ जाके अपनी पूरी कंप्लेंट्स को सजेस्ट कर दो और पूरी कंप्लेंट्स को बता दो। जो पुलिस को एक्शन लेना है वो पुलिस एक्शन ले लेगी, अदरवाइज पूरी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट करते हैं, यहीं पे डिस्कस करते हैं कि करना क्या है। क्लियर? अब होता यही है कि पहले तो वो लोग अपनी रघु और मोहन जाके अपनी पूरी बात रखते हैं कि भाई रघु ने मेरी कहते हैं कि बाउंड्रीज को थोड़ा शिफ्ट करके थोड़ा बढ़ा दिया है, और उसमें से मेरी ज़मीन की थोड़ी सी हिस्सेदारी जा रही है। ठीक है, और जब मैं ये बात करने मैं रघु से गया तो रघु ने मेरे को मारा। ठीक है, ये जाके उसने ग्राम सभा के सामने बता दिया। अब ग्राम सभा ने ये डिसाइड किया कि एक काम करो मोहन भाई, तुम जाके है ना पुलिस थाने में कंप्लेन कर दो। अब होता यही है कि वर्क एट पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन की बात आती है कि मोहन मिलता है स्टेशन हाउस पे, या फिर कह लो स्टेशन ऑफिसर से मिलता है, जिसको हम कहते हैं SHO। ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO कहते हैं उसको हम लोग। उस जगह मिलता है, उसको बोलता है कि भाई मेरे को कंप्लेन लिखनी है, तो उसकी कंप्लेन पहले लिखी नहीं जाती है पहले। ठीक है, पहले कंप्लेन को सुना जाता है, फिर कंप्लेन को रजिस्टर किया जाता है, फिर राइटिंग में उसको लिखा जाता है, और एक कॉपी मोहन को दी जाती है और एक कॉपी उसके खुद के पास रखती है। और SHO ये प्रॉमिस करता है कि जो कुछ भी इंसिडेंस हुआ था इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं एक आधा कांस्टेबल भेजूंगा वहाँ पे। क्लियर है आपको कि पुलिस का वर्क वहाँ पे इतना होता है कि अगर किसी ने किसी की कुछ भी किया हुआ है तो वो इंसान जाके कंप्लेन रजिस्टर करता है। कंप्लेन लिखने से पहले SHO उसकी पूरी कंप्लेन को सुनता है, उसको लगता है कि भाई ये लिखने लायक है,
या फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग बाहर बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि गाँव की मैटर होती है, तो गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुस्से में पहले थाने तक पहुँच तो जाते हैं, स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, पर पीछे पीछे उसका दूसरा ग्रुप भी आ रहा होता है। और होता यह है कि इस थाने में बैठ के फिर वो दोनों के बीच में शॉर्ट आउट होता है और दोनों वहाँ से कोई एक भी कंप्लेन लिखे बिना वो पूरा मैटर वहीं का वहीं शॉर्ट आउट करके चले जाते हैं। तो जो पुलिस डायरी होती है उसके अंदर एक एंट्री करनी पड़ती है। अगर एंट्री की है तो सिंपल सी बात है, केस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। केस को आगे बढ़ाना पड़ेगा तो कोर्ट के धक्के आएंगे तो चार्जशीट बनानी पड़ेगी। उसका चार्जशीट सबमिट करने से बाद आपको कोर्ट डिसीजन देगा, और कोर्ट डिसीजन देने के बाद किसी न किसी को सजा मिलेगी, तो ये या फिर किसी न किसी को जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये इतनी लंबी प्रोसेस रहेगी जिसके अंदर किसी के पास गाँव में इतना टाइम नहीं होता। शहरों के अंदर टाइम है, ठीक है, गांव के अंदर इतना टाइम नहीं होता। गांव के लोग बहुत भोले होते हैं और गांव के लोग कहीं ना कहीं सीधे भी होते हैं, और वो लोग ये उनकी मेंटालिटी होती है और वो इस चीज़ में मानते भी हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी मैटर को बहुत लंबी मत खींचो, उसको शॉर्ट में ख़त्म करो, जितना हो सके उतना जल्दी ख़त्म करो। तो ऐसे तो साहब क्या करते हैं हर बार कि पूरी कंप्लेंट्स को गाँव में सुनते हैं पहले, फिर 2-10 मिनट या आधा घंटा वेट करते हैं, उसको समझाते हैं। तब तक में दूसरा जो समुदाय होता है वो आ जाता है और वो अपना पक्ष रख देता है। अब वहाँ पे काम आता है ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसका, और एसएचओ साहब का। ये दोनों डिस्कस करते हैं और दोनों की वहाँ पे बैठे बैठे इन्वेस्टिगेशन चलती है, या फिर दोनों उस इंसिडेंट्स के ऊपर कोई ना कोई निवारण ला सकते हैं तो लाते हैं। अदरवाइज दोनों के समुदाय के पास जिस इंसान को कंप्लेन लिखवानी होती है वो कंप्लेन लिखवाता है, और कंप्लेन लिखवाने के बाद एसएचओ साहब क्या करते हैं, एक आधा कांस्टेबल को भेजते हैं कि जाके इन्वेस्टिगेशन करके आ जाओ। ओके, अब आते हैं यहाँ पे पटवारी की ड्यूटीज़। ठीक है, कि अगर अपने कंप्लेन लिख दी, अब शुरू होती है सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन। किस तरीके से कि अब वो उसको लेटर भेजा जाएगा पटवारी को, कि पटवारी को बोला जाएगा जाके भाई कंडक्ट करो, कि लैंड सर्वे करो, फील्ड सर्वेस करो, और पूरे क्रिमिनल रिपोर्ट्स को पुलिस में सबमिट करो। अब ये किसका काम होगा, अब ये कांस्टेबल है वो जाएगा पटवारी के पास, उसको बोलेगा कि भाई रघु की और मोहन की ज़मीन कहाँ कहाँ पे है, और दोनों के बीच में कहाँ कहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है। तो उसमें कौन सच्चा है कौन गलत है ये डिसाइड कौन कर पाएगा, तो पटवारी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पटवारी के पास पूरे लैंड के सर्वेस के सब के उसके पास एक पूरी बाउंड्री होती है, उसके पास पूरा डिटेल में होता है कि भाई किस इंसान की किस जगह ज़मीन है, किस जगह पे उसने किस जगह कितनी ज़मीन को रोका हुआ है, या कौन सी ज़मीन नॉन गवर्नमेंट है या कौन सी ज़मीन गवर्नमेंट वाली है। नॉन गवर्नमेंट मतलब पर्सनल ज़मीन है या प्राइवेट ज़मीन है, ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट मतलब वो सही, गवर्नमेंट मतलब जिसको सरकारी ज़मीनें होती हैं जिसके अंदर ग्राम पंचायत का हक लगता है, राइट। तो ये सबका रिकॉर्ड किसके पास होता है, तो पटवारी के पास होता है। क्लियर? तो पटवारी के पास से वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पटवारी इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि पटवारी पुलिस की हेल्प करता है, उसको बताता है कि भाई रघु की इतनी बाउंड्री है, मोहन की इतनी बाउंड्री है। समझ गए आप लोग? उसमें ठीक है। फिर आगे की बात होती है कि अगर उससे ही पता ना चले तो क्या करना है, तो उससे ही पता चला तब आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वो क्या करता है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये क्या काम करता है कि जितने भी लोग होते हैं, पटवारी का काम क्या होता है कि वो सब जमीनों के पास से एक टाइप का वेरा उगराता है, एक टाइप का टैक्सेशन कलेक्ट करता है लोगों के पास से, और इस टैक्सेशन कलेक्शन का रिकॉर्ड किसके पास होता है, वो पटवारी के पास होता है। अब जितनी ज़मीन होती है उस हिसाब से उसका टैक्सेशन लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी सपोज इट कि अगर आपकी 10 बीघा ज़मीन है और 10 रुपये लिए जाते हैं, तो कंफर्म हो गया कि अगर आपको जो टैक्स भर रहे हो आप 10 रुपये भर रहे हो। अगर आप वो 2, 3, 5, 10, 50 साल से वो 10 रुपये भर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका तो कंफर्म हो चुका है पटवारी के पास कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन ही है, ठीक है। ओके, ये सिंपल हो गया। अब अगर कल उठ के अगर कोई आपकी बाउंड्री को डिस्क्लोज कर दिया, फिर आपकी बाउंड्री में से कोई अगर आपका 1 बीघा निकाल ले तो आपके हो गए 9 बीघे। अब आप टैक्स को भर रहे हो 10 बीघे का ही, ठीक है, आप 10 रुपये भरने जा रहे हो। और अब जब हर साल जब कैलकुलेट करने वाला इंसान आता है, जब पटवारी हर बार आके सर्वे करता है, तब सर्वे फिर से करेगा तो वो बोलेगा कि भाई देखो फार्मर भाई या फिर किसान भाई, आपकी ज़मीन में से एक पूरा टुकड़ा किसी ने गायब कर दिया है, इसको मैं फिर से ठीक कर रहा हूँ, अगली बार से आप ध्यान रखना, क्योंकि आप अगले लास्ट 10-15 साल से आप 10 रुपये का टैक्स भर रहे हो और अभी 10 बीघे का भर रहे हो। क्लियर? तो ये जो टैक्स से लिया जाता है ना, ये कहीं ना कहीं एक सबूत के रूप में लिया जाता है कि भाई इसके पास इतनी ज़मीन है और ये इसके ऊपर इतना टैक्स दे रहा है, राइट। तो ये पटवारी का ये भी काम हो गया। और इसके ऊपर इसकी निगरानी कौन रखता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसकी निगरानी रखता है। ठीक है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान कोई करप्ट हो कि भाई किसी के नाम की 10 बीघा हो और उसको बोल दे कि तेरे नाम पे 100 बीघा कर देता हूँ, तो हर महीने मेरे को इतने पैसे दे देना, या ठीक है, लोग ऐसा करते भी होंगे,
राइट। तो उसके लिए ऐसा ना कर पाए तो लोगों ने क्या किया, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके ऊपर बैठा दिया, जो उसके ऊपर पूरी की पूरी इंक्वायरी और उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता है। अब आता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक स्टेट के अंदर हर स्टेट को डिवाइड किया गया अलग अलग जोन के अंदर, ठीक है। अब जब जोन को डिवाइड कर दिया, जैसे गुजरात है तो गुजरात के अंदर 33 जिले हैं, ठीक है, 33 सब डिविजन्स हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट है वो एक एग्जैक्ट साइज का होगा और उसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट फिगर्स के अंदर एग्जैक्ट ग्राम पंचायत होंगी और उसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट लोगों को बिठा देंगे और उतने में पूरा एक जिला चल जाएगा, फिर पूरा एक डिस्ट्रिक्ट चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या किया गया, तो फर्दर सब डिवीज़न बनाया गया। अब वो फर्स्ट जो सब डिवीज़न थे उसको हम लोग आज की डेट में नाम याद रखते हैं तहसील या तालुका, ठीक है, तालुका या तहसील के रूप में हम उसको याद रखते हैं। क्लियर? ओके। आगे क्या होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कौन? द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे अंडर होता है। उसके अंडर कौन आता है? तो उसके अंदर आता है रेवेन्यू ऑफिसर और उसको हम बोलते हैं तहसीलदार, ठीक है। उसके बाद एक और बात रखना कि तहसीलदार होता है ना, वो सुपरविजन करता है पटवारी के काम का। पटवारी का काम क्या होता है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स को, सारे के सारे लैंड रेवेन्यूज को कलेक्ट करना और उसको अच्छे से रखना और उसको हर एक लैंड रेवेन्यू को की हर एक कॉपी या कह लो कि हर एक लैंड मेजरमेंट की कॉपी या लैंड रिकॉर्ड की कॉपी फार्मर तक पहुंचाना, खुद के पास रखना और जो खुद के पास है उसके बाद उसको और एक कॉपी में कन्वर्ट करके उसको तहसीलदार तक देना और तहसीलदार के पास के बाद उसके पास वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा और रेवेन्यू ऑफिसर के पास वो डिप्टी कलेक्टर के पास जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, या फिर कह लो इतनी लंबी प्रोसेस है किसी एक इंसान की लैंड को आइडेंटिफाई करने का। पर जितना लंबा प्रोसेस है उतने में एक चीज़ सिक्योर हो जाती है कि आपकी ज़मीन किसी और के नाम पे इतनी लेट नहीं हो सकती है। चाहे आपकी ज़मीन के नाम, आपके पास सिर्फ 2 बीघा ज़मीन हो, उसमें से कोई एक टुकड़ा भी किसी और के नाम पर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। क्लियर? ओके। पटवारी के पास काम क्या होगा? पटवारी सबका रिकॉर्ड रखेगा, सबको उसके जो स्टूडेंट्स होंगे उस पूरे शहर के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर गांव के जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने का काम किसका होगा? पटवारी का मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। क्लियर? ओके। आगे हम लोग बात करते हैं न्यू रूल्स ऑफ द हिंदू सेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर क्या बताया? इसके अंदर इतना आप समझ लो कि हर एक लड़की का इक्वल जस्टिफिकेशन होगा, इक्वल राइट होगा अपने पूर्वज या कह लो अपने पीछे आने वाली हर एक पीढ़ी के ऊपर इसका इक्वल राइट गिना जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि अगर मैं लड़का हूँ तो आज अगर किसी वो छोड़ो, कोई एक्स नाम का लड़का है और कोई वाई नाम का लड़का है, ठीक है। जो एक्स है वो उसका फादर है और वाई है वो उसके पिता हैं, ठीक है। जो वाई है उसका बेटा, सॉरी, ओके। तो जो एक्स और वाई है ना, उसमें एक्स जो उसका पापा वो मर जाता है, उसके पापा मर गए तो उसके नाम पे जो उसके बाप के नाम पे जो कुछ ही प्रॉपर्टी, उसके पापा के नाम पे जो कुछ ही प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर किसके नाम पे होगी? उसके बेटे के नाम पे होगी। बट हिंदू सेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये रूल लाया गया। इस रूल के अंदर ये चेंजेस किए गए कि अब जो लड़कियां हैं या उसकी धर्मपत्नी हैं या उसकी माँ हैं, ये 3 लोग भी सही में इक्वल दावेदार हैं उस पूरी प्रॉपर्टी के। समझ में आ चुका है? अगर किसी भी जगह पे किसी भी इंसान की मृत्यु होती है और उसका बेटे का उसके पास उसका बेटा भी है, उसकी मम्मी भी है, उसकी माँ भी है, उसकी वाइफ भी है, तो चारों के अंदर इक्वल पार्ट्स या फिर इक्वल शेयर लैंडिंग होगी। ओके, ये बहुत जगह पे अब शुरू हो चुका है, बहुत जगह पे ये चीज़ नहीं होती है। याद रखना, जो गाँव के अंदर आज भी पुरानी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपनी बहू बेटियों की शादी एक वेल सेटल फैमिली के अंदर करते हैं, जिसके अंदर उनको ये समझाया जाता है कि भाई यहाँ से जाने के बाद तेरा इस घर के अंदर कोई हक नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे। हाँ, अगर उस जगह पे ये होता है कि उस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर कोई वारिस नहीं है, वारिस मतलब कोई लड़का नहीं है, तो इनडायरेक्टली पूरी की पूरी ज़मीन या ज़मीन जायदाद जितना कुछ था वो ऑटोमेटिकली उसकी लड़की के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उस लड़की को उस चीज़ को कानूनी हक हिंदू सेशन एडमिनिस्ट्रेशन 2005 सेक्शन C उसको वो राइट्स देता है। क्लियर? ओके, आगे हम बात करते हैं तहसीलदार के बारे में। बता दिया मैंने आपको, द तहसीलदार इज द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इज चेंजिंग टू ऑब्टेनिंग द टैक्सेस फ्रॉम द
तहसील्स और तहसीलदार इज ऑल्सो कॉल्ड अ पटवारी। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों का एक सिमिलर काम ही होता है कि कहीं ना कहीं क्या करना है। पुलिस स्टेशन का काम क्या होता है कि थीफ, एक्सीडेंट्स, फाइट्स वगैरह इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, इनके बारे में सब कुछ, और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, जो सिंपल सी हर किसी का काम होता है। ओके, दूसरी चीज़ कि लैंड डिस्प्यूट जो बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर कह लो, बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्फ्लिक्ट होता है हर किसी घर के अंदर मतलब गांव के अंदर ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब हम लोग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको ये सब जानने को नहीं मिलेगा। उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और हो जाएगी और उस टाइम पे जो नॉर्मल इश्यूज होंगे वो कुछ और होंगे। क्लियर? तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है कि लैंड इश्यूज या फिर लैंड डिस्प्यूट हमेशा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गाँव के एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके लिए रोजी रोटी कमाने का जरिया वो लैंड डिस्प्यूट या फिर वो लैंड ही है। ठीक है, शहरों के अंदर हर किसी की डिमांड्स अलग है, हर किसी की सप्लाई अलग है। क्लियर? हर किसी की ज़रूरियात अलग है। राइट? अगर कोई इंसान शादी करके बैठा है तो उसको पूरी फैमिली संभालनी है। अगर कोई इंसान सिंगल है तो उसको खुद का खर्चा उठाना, तो हो सकता है कि अगर वो कम जॉब भी कर रहा है, फिर कम पैसा कमा रहा है, तो भी उसका हो जाएगा। राइट? तो कहीं ना कहीं ये इक्वल चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहती हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं कि पटवारी इज द पर्सन हु मेन टेक केयर ऑफ द लैंड एंड कीप द रिकॉर्ड्स, ही ऑल्सो अपडेट दिस रिकॉर्ड। पहले बता दिया आपको कि पटवारी का काम कितना बहुत जोरदार काम होता है। पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी ग्रुप ऑफ पीपल्स, हर एक ग्रुप को वो रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पे वो कोई कास्टिज्म नहीं कर सकता, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता कि भाई ये हिंदू है तो मैं इसका ज़्यादा खींचूंगा, ये मुसलमान है तो अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं उसका मुसलमान का ज़्यादा खींचूंगा, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं क्रिश्चियन का ज़्यादा करूँगा। राइट? तो वहाँ पर वो चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कि अगर मैं ST हूँ तो मैं ST का ज़्यादा करूँगा, मैं SC हूँ तो मैं SC का करूँगा, अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और मैं किसी और ऐसे गाँव में गया हूँ जहाँ पर सारे के सारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो मैं उनका काम करूंगा ही करूंगा। ऐसा नहीं कि वो लोग मुझसे नीचे हैं तो फिर मैं उनका काम नहीं करूंगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी ग्रुप ऑफ पीपल्स लिव इन द विलेज। वो हर एक इंसान के लिए बना हुआ इंसान है, हर एक इंसान के लिए वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ द पर्सन ऑफ ए गवर्नमेंट बॉडी, उसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाला इंसान है। क्लियर? तो अगर उसको सरकार पैसा दे रही है तो उसको सरकार के लिए काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए उसको उस जगह पर अपने कास्ट, अपनी रिलीजन, अपने धर्म को छोड़ के उस जगह सब कुछ भुला के उस सरकार के लिए उसको काम करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कह लो गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? ओके, पटवारी फिर से मजा आ गया। लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, सब कुछ क्रॉप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और सारी क्रॉप की इंफॉर्मेशन उसको उस पूरे एरिया के अंदर उसको ऊपर अपनी सप्लाई करनी है। जो जितने भी फार्मर्स होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, उनके ऊपर सप्लाई करनी है। ये उसके डाटा को देखो, तहसीलदार होता है ना, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे रोल प्ले करता है। टैक्स रेवेन्यू करना, ये करना, वो करना, ज़मीन के कौभांड करना, लोगों के पास से टैक्स चुराना, ये करना, वो बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर सही में वो तहसीलदार चाहता है ना, या पटवारी चाहता है ना कि वो उस पूरे विलेज को या फिर उस पूरे विलेज के जितने भी गांव आए उसका विकास करना है, तो वो एक चीज़ कर सकता है। वो उस पूरे एरिया के अंदर जो फार्मर इमिग्रेशंस होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं, या कह लो एग्रीकल्चर सैटेलाइट सिस्टम्स होता है, वो उनके ऊपर से या फिर उनके पास से डेटा मंगवा सकता है। वो डेटा आने में देर लगेगा, पर वो डेटा मंगवा सकता है। वो जान सकता है कि भाई किस सीज़न में कौन सी रोप करने में, कौन सी क्रॉप्स करने में, या फिर इस मिट्टी के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना कुछ है, वो करने में किस तरीके से किसका फ़ायदा हो सकता है, किस तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से और भी लंबे टाइम तक हम लोग इस ज़मीन के ऊपर और भी हम लोग उपजाऊ चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो कर सकता है अगर वो पटवारी ईमानदार है और पटवारी चाहता है मेहनत करना। तो क्लियर? इतना कुछ वो कर सकता है पटवारी। क्लियर? आगे रेवेन्यू के बारे में बता दिया मैंने आपको। आगे आता है सबसे बड़ा चीज़ कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ए हेड एंड रेवेन्यू ऑफिसर एज ए नोन एज ए तहसीलदार वर्क अंडर हिम। क्लियर? हिंदू सेशन मैंने कोर्ट के बारे में आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया कि एक्ट एंड द डॉक्टर एंड द मदर आर द इक्वल शेयर इन द लैंड्स। ओके, क्लियर? पुलिस का काम क्या होगा? कंप्लेंट को रजिस्टर करना, अंडर द टेक अंडर द इन्वेस्टिगेशन, सेंड एनी कांस्टेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड टेक केयर ऑफ द एंड मैनेज द मेंटेन लॉ ऑर्डर्स। ओके, ऐसा जो क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर हु इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ द स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इसको हम कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर कह सकते हैं। याद रखना, बहुत बार अगर आपका एरिया छोटा है, आपका जो घर क्या करो, आपका जो विलेज है वो बहुत छोटा है और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा थाने इंचार्ज बना दिया है ना, तो याद रखना जो सब इंस्पेक्टर होता है ना, PSI, ठीक है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसको भी कहीं ना कहीं SHO बनाया जाता है बहुत बार ऐसे इंचार्ज के रूप में। क्लियर? ओके, आगे
ओके अभी देखो ये आपको मैंने बता दिया पहले ही कैसे होता है। पुलिस लेवल ऑफ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पुलिस, पटवारी, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्लियर, हमने ये टॉपिक्स को पढ़ लिया आज कि किस तरीके से एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये 3 चीज़ें काम करती हैं, 4 चीज़ें काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है, उसके नीचे पटवारी होता है, और पुलिस एक अलग बॉडी है। याद रखना इन सब के अंदर पुलिस का कोई काम नहीं होता, पुलिस का काम अलग होता है। पुलिस एक अलग डिपार्टमेंट है और ये एक अलग डिपार्टमेंट है। याद रखना, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह लो या ये पूरा जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट कह लो, ये पटवारी, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये होता है वाइट कॉलर जॉब के अंदर, और ये होती है खाकी वर्दी। ठीक है, इनको मैंने लाइन में इसलिए रखा है क्योंकि 1 2 3 अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, लोग कंप्लेन लेके पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस क्या करेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले पटवारी को बुलाएगी, पटवारी के पास से तहसीलदार के पास बुलाएगी, और तहसीलदार के पास वो लास्ट में हो जाएगा डेप्यूटी कलेक्टर या फिर कलेक्टर के पास वो पूरी चीज़ पहुंचती है। तो ये इस सीरीज़ में रखा हुआ है। क्लियर, तो आज हमने पढ़ लिया रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। इसके बाद आपका इस चैप्टर के अंदर कोई चीज़ आती नहीं है। तब तक क्या करना है आपको, अगर समझ में आया, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की PDF चाहिए तो नीचे गूगल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, दोनों को ज्वाइन कीजिए या फिर गूगल के अंदर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।